नमस्कार, मैं शिव पांडे और आप देख रहे हैं भारत आज तक। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल देश के विभिन्न विषय विशेषज्ञों के साथ भेंटवार्ता के लिए जाना जाता है, उनके वैचारिक आदान प्रदान के लिए जाना जाता है, उनकी निडरता के लिए जाना जाता है और उनके विचारों को देश दुनिया के लोगों तक पहुंचाने के लिए जाना जाता है। तो उसी क्रम में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं देश के जाने माने लेखक और शिक्षाविद आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे जी को, और उनके साथ हम जानने की कोशिश करते हैं, उनके साथ बात करते हैं कि किस तरह से आज शिक्षा लोगों तक पहुंच रही है, वो किस तरह से लोगों तक अपनी शिक्षा, अपना ज्ञान पहुंचा रहे हैं और वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, क्योंकि आज वो जिस मुकाम पर हैं वो किसी के सामने अपनी प्रतिभा के मोहताज नहीं है, अपने ज्ञान के मोहताज नहीं है, अपनी पहचान के मोहताज नहीं है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं, आइए हम बात करते हैं आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे जी से और जानते हैं कि वो जो ये मुकाम उन्होंने पाया है वो आखिर कैसे पाया उन्होंने। नमस्कार सर, मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और सर सबसे पहले ये कि आप आज की तारीख में देखा जाए तो पूरे देश में एक जाने माने लेखक के तौर पर जाने जाते हैं। आपकी पुस्तकें जो हैं, आपने लगभग 1500 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हुई हैं और आपकी पुस्तकें उत्तर भारत में विशेष रूप से बच्चे रामचरितमानस की तरह पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि इतनी बड़ी जो उपलब्धि आपने हासिल किया है वो सफर कैसा रहा, आप बचपन से लेकर आज तक का जो सफर है उसको कैसे देखते हैं, आप किस तरह से इस मुकाम तक पहुंचे? देखिए, ऐसा होता है पांडे जी कि ये जो मुकाम या मंजिल या गंतव्य जी या प्राप्तव्य ये सहज नहीं होता है जी, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। आरंभिक समय को अगर आप देखें तो बचपन में मैं बहुत शरारती हुआ करता था जी, और तकनीकी शरारती होता था जी, और भावना प्रधान इतना होता था, कोई कुछ कह देता था कि चने के झाड़ पे चढ़ जाया करता था। बहुत सब चीजें होती थी कि उस समय बोझ नहीं होता था जी जी जी, ये क्या सही है क्या गलत है, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों जैसा कहते तो उसको अनुकरण करना जी जी। लेकिन धीरे धीरे जैसे मन मस्तिष्क का विकास होता गया, वह वार्धक्य के साथ मैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ता रहा। बचपन में मैं जब कक्षा 4-5 में था तब उन दिनों प्रतियोगिताएं हुआ करती थी पाठशाला स्तर पर, तब मैं उनमें बढ़ चढ़ के भाग लेता था, चाहे वो वाद विवाद का हो, चाहे कविता पाठ का हो। तो मैं कविता नहीं लिखता था, अन्य जो कवि हुआ करते थे सुनाम धन उनकी रचनाओं को लेकर के पाठ करता था। इसके अलावा कवि दरबार भी तब हुआ करते थे जी जी जी, तब मैं सेनापति की भूमिका का निर्वहन करता था जी, उसमें भी काफी अच्छा अपनी भूमिका रही। तो धीरे धीरे करते जब शाबाशी मिलती चली गई है ना, व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता चला गया अपने बड़े बुजुर्गों से, घर के सदस्यों से, तो मन जो बढ़ता चला गया जी जी। तो उसके बाद अपने संस्कार में रच बस गया कि हाँ अपने को लेखन स्तर पर आगे बढ़ते रहना है। तो लेखन स्तर पर जहां जहां मैं गया, जिस क्षेत्र में मतलब कि पहुंचने का प्रयास किया, उसमें मैं आगे रहा, क्योंकि मेरा प्रयास रहा अगर मैं इस क्षेत्र को मैंने अपनाया है तो इस क्षेत्र में मैं सबसे ऊपर दिखूं, शीर्ष पर दिखूं, नहीं तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है जी जी। बहुत लोग घूम रहे हैं। बिल्कुल। मैंने मेरा आरंभ बाल साहित्य से हुआ। बाल साहित्य क्षेत्र में मैंने मेरी अब तक 600 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जी जी, जो देश में शायद किसी के पास नहीं होगी। लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। एक मैं बताऊं आपको कि जब समाचार पत्रों में 100 रचनाएं भेजा करता था जी, तो मुश्किल से 2-3 छपती थी, बाकी वापस आ जाती थी जी जी जी, या वापस आती भी नहीं थी। है और कारण भी नहीं बताया जाता था संपादकों द्वारा कि क्यों वापस जो की गई, तो कारण क्या है जी जी, कारण बताइए ना, तो सुधार करे जी जी। तो वो मानसिकता भी संपादकों की नहीं थी। बहरहाल मैंने हार नहीं मानी जी जी, और मन को हारने नहीं दिया। जीतने की इच्छा से जिजीविषा, जिगीषा जी जी। जिजीविषा क्या है? जीने की इच्छा, और जिगीषा क्या है? जीतने की इच्छा जी जी। तो इन दोनों को साथ ले, दोनों तत्वों को साथ लेकर विकार करते हुए आगे बढ़ता गया। अब मंजिल क्यों बढ़ता है, एक मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल,
मंजिल पर मंजिल में चढ़ता चला गया, गंतव्य क्यों बढ़ता चला गया। लेकिन आज भी जब मैं अपने हजारों पुस्तकों को देखता हूँ जी, तो उनके प्रति कोई मोह नहीं रह जाता है। पता नहीं कैसा वातावरण बन गया है जी, कि लिखा, पाठकों ने पढ़ा, सराहा, नहीं सराहा, उसके प्रति अब कोई चिंता नहीं रह गई है। अब ये है कि लिखो, इतना लिखो कि लोग उसको पढ़ने के लिए इतना लिखो और ऐसे लिखो, इस प्रकार से लिखो कि पाठक पढ़ने के लिए बाध्य हो जाए। बिल्कुल, ये चीज थी। धीरे धीरे उन दिनों में बचपन की बात बताऊं, तब हमारे बाबा थे पंडित जमुना प्रसाद पांडे जी, उन्होंने बहुत मतलब मुझे प्रोत्साहित किया। परिवार में एकमात्र वही थे जो मुझे पुस्तकें खरीदते थे, विद्यालयों में जाकर कहते थे कि भाई हमारे ये पोते हैं, इनको पौत्र हैं, इनको आप आगे बढ़ाइए, है ना, इनको अवसर दीजिए। और मैं भी बढ़ चढ़ के भाग लेता था। तो ये जो प्रोत्साहन हुआ करता, प्रेरणा होती थी, ये मन को इतना बलवान बनाती थी, मैं सोचता था कि आसमान को चीर करके आगे निकल जाए। बिल्कुल, है ना। तो कर लो मुट्ठी दुनिया में, या रास्ते की मंजिल तय करें, ये जब भावना होती है तो व्यक्ति जो है गंतव्य से भी आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल, संभावना इतनी अधिक है, उसके अंतस में घूमती रहती हैं, मचलती रहती हैं। और जब वो अवचेतन में, और जब चेतना के धरातल पर आती हैं, वो लाता है, चिंतन उसका लाता है, उसका विचार पक्ष लाता है। जब वो चिंतन के धरातल पर आती है तो लगता है कि हाँ, इसको व्यवहार रूप स्तर पे लाने की आवश्यकता है। जी, तो ये स्थिति होती है। आप हार मत मानिए, आपको इतनी परीक्षाएं होती, बहुत परीक्षाएं होती है। बिल्कुल, पत्र पत्रिकाओं में आप भेज रहे हैं, आरंभ में नहीं छप रही हैं, क्योंकि वहां पर भी स्थित हो गई है। वहाँ परिचयवाद, भाईवाद, भतीजावाद, बहुत जो वाद जो है ना, हर जगह समय दिख रहा है, हर क्षेत्र में दिख रहा है, जीवन के संभाग में दिख रहा है। तो उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लिखिए, आप किसी की पुस्तक, मैं तो किसी की पुस्तक नहीं पढ़ता, मैं स्पष्ट बताऊं। मैं प्रकृति को पढ़ता था, पर्यावरण को पढ़ता था, क्योंकि पर्यावरण मौलिक होता है, पुस्तक मौलिक नहीं है। जी जी जी। हम जब पर्यावरण को पढ़ेंगे तो उसके अनुरूप स्वयं को ढालेंगे, जब उसके अनुरूप स्वयं को ढालेंगे तो उस पर्यावरण से जो लोग प्रभावित हैं, वहां जो रह रहे हैं, वायुमंडल जो प्रभावित है, वहां जो रह रहे हैं, वो बाध्य हो जाएंगे पढ़ने के लिए। क्योंकि आपकी जो चीज है अनुभव के स्तर पर खरी है, मौलिक है, व्यवहारिक है। तो ये जब स्थिति आती है तो किसी की परवाह नहीं की जाती है, आगे बढ़ते लिखते रहिए। हाँ, यदि बताया जाए कि ये अशुद्ध है तो आप मुंह न बनाइए, सीखिए। बिल्कुल, सीखिए। आपको जब लग रहा हो कि यहाँ पर विद्वान बहु है, आप वहां जाइए, तो सानिध्य ग्रहण कीजिए, अनुशासन में रह करके पूछिए, बार बार पूछिए, न बताए तो भी पूछिए, और नहीं तो द्रोणाचार्य के कलम बन करके दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताऊं, मेरी पुस्तकें हैं, लेकिन मेरा कोई शिष्य नहीं है। प्रत्यक्ष में कोई शिष्य नहीं है, परोक्ष में लाखों हैं। वही मेरी निधि है, वही संपदा है। संपदा धन नहीं है, सोना चांदी, ये जो कोहिनूर आदि के जो ये आपके रत्न है, ये सब नहीं है जी। भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है। ये जब आपको मिल जाती है जी, आप संसारमय हो जाते, संसार को जीत लेते हैं, विश्वजीत कहलाते हैं। बिल्कुल। ये जो स्थिति होती है, व्यक्ति को संतोष देती है, जिसको कहते हैं स्वांत सुखा है। ये स्वांत सुख, अंत को सुख मिलता है इससे। हम लिखते हैं, हमारा लक्ष्य होता है कि समाज में जो घटक हैं, जो घटक उपेक्षित हैं, चाहे शिक्षा स्तर पे हो, चाहे समाज स्तर पे हो, चाहे संस्कृत स्तर पर, चाहे अर्थ स्तर पर, विज्ञान स्तर पर हो, साहित्य स्तर पर हो, अर्थ स्तर पर हो, किसी से स्तर पर हो, उनका संवर्धन हो, मन मस्तिष्क का परिमार्जन हो, परिष्कार हो, और संभावनाएं दिखें जहां जहां, उनको टटोलिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कमर कसिए, कटिबद्ध होइए। जब ये स्थिति आती है तो व्यक्ति बहुत आगे चला जाता है। उसके अनुयायी होते हैं, उसको जो उसके सानिध्य में जो कार्य करने वाले होते हैं, उनको प्रेरणा मिलती, बल मिलता है। शब्द की शक्ति होती है कि छत को फोड़ करके भी शब्द निकल जाता है। बिल्कुल। और अपनी स्थापना को सिद्ध करता है। निस्संदेह गुरुदेव, ये स्थिति है। जो आपने बात बताई, बिल्कुल ये बातें आपके जीवन में भी हमने देखा है, महसूस किया है कि आपने जो एक इच्छा शक्ति के साथ काम किया है, आज चीज दिख रही है। आज आपके जानने वाले पूरे देश में है, और मुझे लगता है कि देश के बाहर बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत आपके बहुत बड़े फैन भी हैं।
और मैं एक चीज और आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को, अपने प्रशंसकों को ये बताएं कि आपकी जो शिक्षा की कार्यशैली रही, शिक्षा दीक्षा रही आपकी, वो कैसी रही? शिक्षा दीक्षा में हमेशा प्रथम पंक्ति में रहा करता था जी। गुरुओं का सम्मान करना, समादर करना जी। श्रद्धेय गुरु जन के प्रति वह आदर भाव रखना जो अन्यत्र नहीं दिखता है। गुरु जितना कहता था उतना करता था। उससे बढ़कर ये जो मैं समझ में नहीं आता था तो कक्षा में भी और कक्षा से बाहर भी जा करके गुरु से प्रश्न करता था। गुरुजन कभी कभी गुरुजन झल्ला जाते थे, तुम बार बार चले जाओ, तो बार बार चले जाओ, तो हमने कौन को बताएगा, आप बताइए। वहां में प्रश्न करता तो जो कक्षा बाधित होती। यहाँ पर मतलब इस प्रश्न कर रहा हूँ कि आपके पास अवकाश है, मेरे पास भी अवकाश है, तो उसका क्यों न लाभ ले। बिल्कुल, ये सारस्वत लाभ है कि हमें जो नहीं आ रहा है बताइए। आपने बताया था, यहाँ तक तो समझ पाया, लेकिन यह इस पक्ष पर आप विवेचना की थी, वो पक्ष में समझ नहीं पाया, कृपया मार्गदर्शन करें। फिर उनको भी अच्छा लगता था कि हाँ कोई आया, कोई पूछ रहा है, उस झल्लाहट के बाद भी। तो ये स्थिति होती थी। मेरी स्मरण शक्ति बहुत अधिक थी। अब मैं बताऊं, रघुवंश महाकाव्य के 76 श्लोक में इसी घर में छत पर टहलते टहलते हमने सब याद कर लिए थे। जी जी। और याद जब श्लोक मैंने याद किए तो श्लोक के भाव भी आते गए। जब भाव आए तो अन्वय पक्ष आया, जब अन्वय पक्ष आया तो अर्थ पक्ष आया, जब अर्थ पक्ष आया तो भावार्थ पक्ष आया, जब भावार्थ पक्ष आया तो व्याख्यात्मक विश्लेषणात्मक पक्ष भी अपने आप निखरते चले गए। बिल्कुल। तो ये स्थिति होती है। आप अपनी समय सारणी बना लीजिए, इतने बजे से इतने बजे तक इस विषय का पठन करेंगे, इतने बजे तक इस विषय का पठन करेंगे। और पठन करने का क्या, आपने मान लीजिए आप 10 पंक्ति आपका स्मरण कर लिया, तो 10 पंक्तियों पर मनन कीजिए, विचार कीजिए कि आपने जो पढ़ा है वो कितना व्यावहारिक है, कितना अर्थवान है। जो अर्थवान न दिखे उसको हटा दीजिए, पुनः अध्ययन कीजिए, परिशीलन कीजिए, संभावनाएं टटोलिए और आत्म विकास की ओर बढ़िए। इसके लिए करना पड़ेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कितना निरापद है, कितना सुरक्षित है, कितना आपके पक्ष में जा रहा है। इन सबको ग्रहण करना पड़ता है। और दूसरी बात कि पढ़ने के साथ आपका विकास भी होना चाहिए, मानसिक विकास, शारीरिक विकास। इसके लिए आप खेल कूद को भी प्रश्रय दीजिए। और खेल कूद नहीं है तो स्वस्थ पुस्तकें पढ़िए, पत्रिकाएं पढ़िए, आसन योग कीजिए। तो ये सब जब स्थितियां बनेंगी तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आप कभी भी नहीं होता, कभी के साथ भी नहीं लगता है। जी। आप कभी जब अध्ययन कर रहे होते हैं जी, तब आपको इस बात का बोध होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रासंगिक है। अप्रासंगिक बिंदुओं से आप अलग हो जाइए, क्योंकि वह आपका समय का क्षरण भी कर रहा है, मन मस्तिष्क को दुर्बल भी बना रहा है और आपको तनाव और साथ की स्थिति में ले जाने के लिए भी आतुर हो रहा है। इसलिए आप उस पक्ष से दूर होते चले जाइए। आप जिसको कहते हैं प्रासंगिक, आप प्रासंगिक अध्ययन कीजिए। विषय जो है, विषय का केंद्रीय पक्ष क्या है उसको समझिए। केंद्रीय पक्ष के बाएं दाएं ऊपर नीचे जो तत्व उभर करके आते हैं उनको ग्रहण कीजिए, उनकी व्याख्या कीजिए। यही अध्ययन है। अध्ययन, अनुशीलन, अभ्यास, अध्यवसाय, ये सब अध्ययनशीलता के प्रमुख गुण हैं, ये तत्व हैं। इनसे आप बच के नहीं निकल सकते हैं। कभी आप अध्ययन को, पठन पाठन को बोझ मत समझिए। आप जीवन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कारक समझिए। आप अध्ययन कर रहे हैं, अनुशीलन कर रहे हैं, परिशीलन कर रहे हैं, अध्यवसाय कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अपने भविष्य को उन्नत बनाने के लिए। बिल्कुल। और तभी बन पाएगा जब आप अपने अध्ययन के प्रति सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, सावधान रहेंगे, जागरूक रहेंगे, सचेष्ट रहेंगे, अप्रमत्त रहेंगे। बिल्कुल। ये जो जागरूकता है, सजगता है, संलिप्तता है, इसके प्रति आपको आग्रहशील रहना पड़ेगा, हठधर्मी बनना पड़ेगा, जिद करना पड़ेगा। हमें ये करना है, हम ये करके दिखाएंगे, हर हालत में, हर स्थिति में, हर कीमत पर, हर मूल्य पर। तो ये जब प्रतिबद्धता आएगी, इच्छा शक्ति आएगी, तब आप बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा गुरुदेव आपने। एक चीज और मन में आती है कि आपकी बाल्यावस्था में
अगर देखा जाए तो अपने भविष्य को लेकर आप क्या सोचते थे? आप अपने आप को भविष्य में किस रूप में देखना चाहते थे? मैं बताऊं, मैं कुछ भी नहीं देखना चाहता था जी। क्योंकि ये कुछ वो ऐसा वातावरण था जी। खेलने कूदने का, मस्ती करने का, मजा करने का, घूमने घामने का जो स्थिति होती है, जो ग्रामांचल होता है, वो स्थिति थी समझ लीजिए। शहर में आने के बाद भी कुछ कोई परवाह बहुत ज्यादा नहीं। अध्ययन ये था कि जो कक्षा पढ़ाया जाता था उसके प्रति जागरूक रहना। अध्यापक पढ़ा रहा है, बता रहा है, तो आप उस समय लिखते भी जाइए, समझते भी जाइए, हैं? और उस बीच आप अध्यापक से प्रश्न मत कीजिए, क्योंकि ये भी होता है कि अध्यापक जो बता रहा होता है उस बिंदु से हट जाता है, उसका मन मस्तिष्क जो है एकाग्र नहीं हो पाता है। तो आप लिखिए, समझिए, और उसके बाद घर पर आने के बाद आराम कीजिए, फिर उसके बाद उसको पुनः देखिए, उस पर दृष्टिपात कीजिए। ये स्थिति होती है। तो बचपन में मेरी कोई ऐसी स्थिति नहीं, मैं क्या बनूं क्या नहीं बनूंगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे अवचेतन कुछ होती है, आपको मालूम नहीं कि आपको बनना है, लेकिन अवचेतन चीज भर जाती है, उन्हीं में से तत्व भर करके आते हैं। विस्फोट की स्थिति हो जाए, विस्फोट की स्थिति हो जाती है, ये आपको वही उभरना है। जैसे आप ये आतिशबाजी होती है, आप अनार है, उसमें आप आग लगाते हैं, एक केंद्र बिंदु से उठती है, ऊपर उठती चली जाती है, तो वो आपका गंतव्य है, वो आपका जो है वो पक्ष है जहाँ पर आपको पहुंचना होता है, लेकिन आपको मालूम नहीं रहता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि धीरे धीरे मैं अपना अध्ययन करता रहा और सीखता सिखाता रहा। उसी प्रक्रिया में पत्रकारिता मेरा प्रथम था लेखन, और लेखन में भी मौलिक लेखन। उसके बाद था पत्रकारिता। कल ये भी देखा जाता है जो पत्रकार हुआ करते, संपादक हुआ करते, सबसे बड़े साहित्यकार हुआ करते। कोई भाषा आपके पास नहीं, शैली आपके पास नहीं, शिल्प आपका नहीं है, आप क्या लिखेंगे? जी। वह गया आप कह रहे हैं, आपको मालूम कि वह गया कैसे बन रहा है? व्याकरण की समझ नहीं, भाषा विज्ञान की समझ नहीं, तो क्या आप लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे? बहुत चीजें हैं, आगे मैं बताऊंगा पत्रकारिता में कितना क्षण आ गया भाषा प्रयोग के स्तर पर। जी। सही कहा आचार्य जी आपने। आपने भी लेखन की बात की। अगर लेखन की बात करी जाए तो आपका लेखन अद्भुत कल्पनीय है, बिल्कुल अप्रतिम है। तो अगर हम लेखन की बात करें तो आपके दिमाग में, आपके मन में लेखन का बीज कैसे आया? वो जितनी बातें बताई मैंने ना, कि मैं अब देखिए अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास जी, मैं कक्षा 5 में जब था तब संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास आप इनकी गोरकी के विषय में ये, और ध्यान नहीं, कई पुस्तकें थी समझ लीजिए, भारतीय गणराज्य और बहुत सारी पुस्तकें थी। अच्छा, उनको मैं पुस्तकों को देखता था, यद्यपि उस विषय की मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी, लेकिन उन पुस्तकों के प्रति मेरा आकर्षण हुआ करता था। जी। ये कौन सा आकर्षण था? ये अदृश्य शक्ति जानती है, जी। अदृश्य मेधा जानती है, जी। लेकिन उन सब के प्रति प्रजातांत्रिक मूल्य, नेल्सन मंडेला और बहुत मतलब चीजें, ये आपके अब्राहम लिंकन, ये सब पढ़ता था, लेकिन समझ नहीं पाता था। तो वो धीरे धीरे जो एक बीज जो अंतस में जो वपन हुआ, जी। वो अंकुरण का श्रेय प्राप्त करते हुए बाल साहित्य के रूप में निखरा। जी। यहाँ से इलाहाबाद से, जहाँ पर आज दैनिक जागरण प्रकाशित हो रहा है, वहां से पहले देशदूत समाचार पर प्रकाशित होता था। जी। तो मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी था, राधा इंटरमीडिएट कॉलेज में, इलाहाबाद में ही। और हमारे पीछे वाला घर है, उसी कमरे में रहा करते थे एक शुक्ल जी, रहा करते थे, शुक्ल शर्मा जी ऐसे कुछ रहा करते थे। उन्हीं दिनों उन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी में। जी। तो वो वहाँ के साहित्य संपादक हो गए थे। जी। तो वो जब देखे कि मैं भी कोई लिख पा रहा हूँ, तो मुझसे उन्होंने परामर्श किया, पूछा, मुझे एक तरह से आदेश भी किया, निर्देश भी किया कि तुम भी लिखो। तो लिखना शुरू किया धीरे धीरे। तो लिखना क्या शुरू किया, वो लिखना बराबर था, इस पत्रिका उस पत्रिका से लेकर के पहेली ले लेता था, चुटकुले ले लेता था, एक बार किसी कविता भी ले ली थी हमने, और फिर उसके बाद हमने कहा कि ये सब चीजें तो चोरी की चीज हो रही है, यहाँ से लिया वहां से हुआ, अपना क्या मौलिक क्या है। जी। फिर वहां से हमने अपने कविताओं के लिए मतलब ये तुकबंदी शुरू कर दी। जी। उस तरीके से मैंने आरंभ किया। जी। फिर धीरे धीरे करके
जब वह वार्धक्य के साथ जब देखा कि बाल साहित्य में बहुत कुछ संभावनाएं हैं, सबसे अधिक संभावना मैंने देखी बाल विज्ञान की। जी। विज्ञान के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक संभावनाएं थी। तो जो बहुत गूढ़ नहीं हुआ करते थे, लोकप्रिय विज्ञान के स्तर पर जो जनसामान्य को समझाया जा सके, उस पर मैं लिखना शुरू किया। विज्ञान के क्षेत्र में कविता, कहानी, नाटक, ये बच्चों के लिए सब लिखता चला गया और पत्रिकाओं में धीरे धीरे छपता चला गया, है ना। फिर मैं देखा कि जब बाल साहित्य में उतरा हूँ तो मुझको देखना पड़ेगा कि अभी तक किसी ने कितनी पुस्तकें लिखी हैं और किस विषय पर लिखी हैं। तो विधा बोलते से कहानी, नाटक, उपन्यास विधा नहीं है, विधा केवल दो है, पद्य और गद्य। सबसे पहले पद्य का आरंभ हुआ था, उसके बाद गद्य का हुआ था। तो मैंने जब ये देखा कि इन पर जिस रूप में काम होना चाहिए काम नहीं हो रहा है, क्योंकि बाल बच्चों का जो विज्ञान होता है वो पल पल बदलता रहता है। अभी आपने फल दे दिया, उसके प्रति आकर्षित हो गए, जैसे ही आपने गुब्बारा दे दिया उसके प्रति आकर्षित हो गए, उल्टा गुब्बारा आपने दे दिया या चाबी खिलौना दे दिया, कार चल रही, स्कूटर चल रही, उसके प्रति आकर्षित हो गए। बच्चे भी समझते हैं कि हमारा आकर्षण किसके प्रति धीरे धीरे बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि देख रहे हमने ऐसा तो कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था। तो जो अशुद्ध है, अदृश्य है और वो दृश्यमान हो रहा है, तो उसको देखने के लिए एक ललक पैदा होती है। तो उसको देखने के लिए बच्चे जो है जागरूक होते हैं। तो मैंने सोचा कि ये विषय छूटे हुए हैं, उन विषयों मैंने काम किया। तो धीरे धीरे करते मतलब कि देश भर के जितने भी प्रकाशक लगभग सभी लगभग 600 के आसपास मेरी पुस्तकें छप चुकी हैं और मैंने बाल साहित्य पे बहुत कार्य किया, कर्मशालाओं के माध्यम से भी, अन्य माध्यमों से भी। कर्मशालाओं में जो बच्चे जो आज बहुत अच्छी जगहों पे पहुंचे हुए हैं, ये आपके जो पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, उनमें से हैं जो मेरी कर्मशाला में रहे। मैं अपना उदाहरण, घर का उदाहरण दूं, ये आपके संग्रहालय में कर्मशाला हुआ करती थी लगभग 1 महीने की। मुझसे मेरे ऊपर दायित्व था, मैं उसका प्रमुख था, मेरे निर्देशक सब कुछ मैं सब बता रहा था। तो बच्चे तो ये जो वहाँ के निर्देशक थे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा क्या पांडे जी आप करेंगे, ये लोग आएंगे नहीं। हमने कहा कि आएंगे क्यों नहीं, आप ऐसा क्यों कर, हमको दायित्व दिया तो मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, वर्षा हो रही थी उस समय, लेकिन जब बताना शुरू किया तब अध्यापक भीगते हुए बच्चों को लाया करते थे। और दूसरी बात, मैंने कहा कोई याचना है, मेरी 2 बेटियां थी, कंजिका और कर्णिका। मैंने कहा चिंता मत करो, स्कूटर बैठो पीछे, कोई याचना है, तुम लोग चलो। हाँ, फिर उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी बेटी उसमें ये जितने वाद प्रतियोगिता, कविता पाठ प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता हुआ कर उनमें भाग लेती थी, प्रथम स्थान पाती थी। परिणाम देखिए, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था उसी पर। जी। और फिर मलेशिया भी गई वो सृजनात्मक उसमें सर्जन लेखन में। इसी तरह छोटी बेटी भी अपना आगे बढ़ी करके आज एक रेडियो मिर्ची में आरजे के रूप में काम कर रही है। और ही बच्चे हैं, अब कहाँ गए कहानी मुझे मालूम नहीं है, बहुत से बच्चे जो बहुत अच्छी जगह गए हुए होंगे, क्योंकि मैं जब बताता था तो सिखाता था, समझाता था, और वो अद्भुत था। अद्भुत इसलिए था, एक अक्षर देता था, एक अक्षर पे उस पर कविता भी लिखो, कहानी भी लिखो, गद्य भी लिखो, निबंध भी लिखो, बताओ, समझाओ। एक क है, क को तुम विश्व स्तर पे कहाँ तक ले जा सकते हो, इसको समझाओ। तो वो जो कल्पना की जो शक्ति हुआ करती थी, वो बच्चों में जो भर्ती को, बच्चों में कल्पना की शक्ति अप्रतिम होती है। तो कल्पना की शक्ति को जो उड़ान मिली वो उनको बहुत आगे ले गई। तो ये सब चीजें होती है, आप जिस धरातल पर जाइए उसको उन्नत करते चले जाइए। उसके बाद में विज्ञान के स्तर पर आया, विज्ञान के क्षेत्र में लगभग 400-500 मेरी पुस्तकें विज्ञान पढ़ी हैं। वो लोकप्रिय विज्ञान के ऊपर हर पक्ष को लेकर के है उसमें। उसके बाद फिर मैं प्रतियोगिता स्तर पे आया। प्रतियोगिता स्तर पे मैंने देश के जो प्रमुख समाज जो पत्रिकाएं हैं उनमें संपादक रहा। संपादक मैं रचनाएं आया करती, मैं पत्र लिखा करता था, संभावनाएं देखता था, फला विद्यार्थी के बीच में या जो पाठक उसके संभावनाएं हैं तो उसको मैं लिखता, तुम इस विषय पर भेजो हमारे पास। और वो अगर अप्रकाशनीय होती थी, अप्रकाश्य होती थी या छपने लायक नहीं होती थी तो मैं लिखता था इन बिंदुओं के इसमें समावेश कर लो, इन बिंदुओं को हटा लो, इसको हम प्रकाशित करेंगे।
हाँ। तो ये होती है, जी, ये संपादन के एक लक्षण गुण होता है, चरित्र होता है, आचरण है कि आप पाठक को हतोत्साह मत कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए उसे। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि इस विषय पर ये बहुत कम लिखा गया है या नहीं लिखा गया, जिसे लिख करके दिया इसमें ये कमी है, तो आप उसको अनभिज्ञता का उस पर क्यों देख रहे हैं? आप उसको उसको प्रकाशित कीजिए, लाइए सामने उसको, उसकी संभावना की टटोलिए, उसको आगे बढ़ाइए। वो क्या दायित्व बनता है कि आप संपादन कर्म के साथ रचना कर्म के दायित्व को भी बहुविध संभालने की स्थिति में हो, निर्वहन करने की स्थिति में हो, तभी आप कुशल संपादक, निष्णात संपादक, दक्ष संपादक, प्रवीण संपादक कहलाएंगे। ऐसा संपादन की आवश्यकता नहीं है, ऐसे बहुत लोग घूमते टहलते रहते हैं। जी जी जी। भाई आप जहां पर हैं उसका आप ढंग से उसका निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। जी। आज देश में एक से बढ़कर एक कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, शिक्षक हैं, समीक्षक हैं, आलोचक हैं, लेकिन उनको स्थान नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं मिलता है? विचारणीय पक्ष है। जी जी। उनको सम्मान नहीं मिलता, पुरस्कार नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते हैं? ये विचारणीय, शोचनीय है। सोचनीय में सोच जो दंत लगा कर करते हो, सोचनीय होता, सोचना वाला। शोचनीय, शुच धातु है ये, शुच धातु से शोचनीय बना हुआ है। तो ये जो गहनता के साथ सोचा जाता है वो शोचनीय है। आप इसमें विचार कीजिए कैसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल सर। आचार्य जी, एक प्रश्न दर्शकों के मन में और भी है कि अगर आप एक भाषाविद और शिक्षाविद ना होते तो आप क्या होते? ये तो प्रश्न ही मैं समझता हूँ कि अनुचित है। मैं वही होता जी मैं वही होता जो मैं होना चाहता था जी, और मैं वही हुआ जो आप होना चाहता था। जी, बहुत अच्छा गुरुदेव। एक चीज और भी है कि बहुत क्योंकि बताऊं मैं जी, बाबूजी एजी ऑफिस में थे, वरिष्ठ संपरीक्षा अधिकारी, संपरीक्षक अधिकारी थे। वो चाहते थे कि मैं एजी ऑफिस में हो जाऊं, आईएएस में हो जाऊं। एक बार कोशिश की गई थी, वित्त वाणिज्य मंत्रालय की ओर से स्थान निकला, एक स्थान था संपादक के लिए। कहा गया था, वो संघ लोक सेवा आयोग का था, तो कहा गया था जो कुछ आपका छपा है उसके आधार पे आपका चयन कर लिया जाएगा। मैं बोरे में भर करके, बैग में भर करके, झोले में भर करके लेकर के हजारों रचनाएं कटिंग जो कतरन होती हैं, जो पत्रिकाओं के जो छपे थे, तारिका, धर्मी, हिंदुस्तान, जितने भी सब हैं, ये सब में छपे, सब लेकर के गया। किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो क्या ये औचित्य है? क्या ये मतलब कि पता चला कि वहां कोई सचिव थे, उनकी बेटी का हो गया। वहां एक कलर था कि आपने बहुत कुछ किया है लेकिन कुछ होने वाला नहीं, पहले तय कर लिया गया। फिर मैं हार नहीं माना। हमने कहा मुझे अब सरकार की गुलामी नहीं करनी है जी। मैंने संकल्प किया, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाई, उस पर हाथ रखा, मुझे सरकार की गुलामी नहीं करनी है जी जी। तब से आज तक मैं अपने बल पर कार्य कर रहा हूँ, और ये श्रोताओं को, दर्शकों को इसे प्रेरणा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। आप सोचिए, हम किसी गुलाम नहीं हैं, न किसी गुलाम बनाना चाहते हैं। और शब्द में इतनी ताकत, विचार में इतनी ताकत, चिंतन में इतनी ताकत है कि हम संसार को पराजित कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके लिए त्याग है, तपस्या है, साधना है। जी जी जी। ये शरीर जो दिख रहा है कृषकाय, यूं ही नहीं है जी। इसमें आक्रोश भी है, क्रोध भी है, आवेग भी है जी जी, रौद्र रूप भी है, बिल्कुल, बीज रस भी है, क्षमा भी है, दानशीलता भी है, बिल्कुल, सहिष्णुता भी है। जो भारतीय संस्कृत के जो तत्व है, महत्व तत्व, उदात्त तत्व है, सब कुछ संपूरित है। लेकिन देश काल परिस्थिति पात्र के अनुसार एक एक करके उठते चले जाते हैं और अपना परिचय प्रस्तुत करते रहते हैं। बिल्कुल। आचार्य जी, आप हिंदी साहित्यकारों के बीच में, हिंदी लेखकों के बीच में जिस मुकाम तक पहुंचे हैं, अगर उसमें योगदान की बात की जाए, सबसे ज्यादा योगदान किसका है? योगदान किस स्तर पर? योगदान ऐसा कहा जाता है कि हर किसी के पीछे कोई ना कोई ऐसा होता है जो उसको बढ़ाने में बहुत सहयोगी होता है। तो अगर आपके जीवन में देखा जाए तो कौन ऐसा व्यक्तित्व है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहयोग? सभी ने मेरी टांगे खींची जी, सभी ने मेरी टांगे खींची जी जी। अरे कहा करते, अरे क्या लेखन करके क्या कर, भूखों मर जाओगे जी। जब यह अवधारणा पनप रही है और ये हमारे मतलब की अंतःकरण में ये वपन करने की कोशिश की जा रही है, तुम कैसे कह दे हमको कोई सहयोग कर रहा है, सहायता कर रहा है, ये आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है? जी जी सही बात है। हमने कहा नहीं,
हम करेंगे, और किया, नकारात्मकता फैलाई गई। जी, नकार से ही सकार बनता है। जी जी जी, प्रकाश की क्या आवश्यकता है जब अंधकार न हो तो? बिल्कुल। अंधकार है, इससे प्रकाश की आवश्यकता है। आप जो ज्ञान की बात करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ज्ञान राहित्य है। जब ज्ञान राहित्य है, उसको साहित्य करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, बोध की आवश्यकता है, प्रेरणा की आवश्यकता है। जी, मैं तो प्रेरित करता हूं, आगे बढ़ो। बिल्कुल। आपने देखा होगा ये जो आपको, जिसको आप फेसबुक और क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया, इसको मैं मुक्त मीडिया कहता हूं। कोई लिखता है अशुद्ध लिखा, तो मैं संशोधित करता हूं, लिखता हूं संशोधित, और उसके आगे बताता हूं ये शुद्ध शब्द है। जी जी जी, कोई नाराज हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जी जी, लेकिन मन ही मन प्रसन्न होते हैं। जी जी, कि देखो हम ये गलत कर रहे थे, अब हमको सही करने को मिल गया। ये सामने मुंह बनाए रहेंगे। जी, कोई स्वीकार करते हैं ये शब्द मैंने सुना ही नहीं। कुछ दिनों पहले मैंने 2-3 शब्द बताए थे। जी, पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह, प्रणाम। अधिकतर लोग हैं, मैं समझता हूँ कि लगभग 99.99% लोग होंगे जो पूर्वाग्रह प्रयोग करते हैं। पूर्वाग्रह में पूर्व का आग्रह, पूर्व का आग्रह अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। पूर्वाग्रह जो है, जो पूर्वाग्रह है, ये नकारात्मक है। पहले से ही धारणा बना ली गई है, ये व्यक्ति तो चोर है, ये तो व्यक्ति बेईमान है, ये तो ऐसा करता है। जब ये बात आ रही कि पूर्वाग्रह है, ग्रह पकड़ना, ग्रह जो राहु केतु होते हैं, चंद्रमा को, सूर्य को कस के पकड़ लेते हैं, उसके पीछे क्या होती है? नकारात्मक बुद्धि चलती है। जी जी जी, पाप बुद्धि चलती, पुण्य बुद्धि नहीं चलती है कि हम चंद्रमा को ग्रस्त कर ले, ग्रस्त कर। जी जी, तो ये जो ग्रहण की स्थिति है, ये क्यों है? इसलिए कि व्यक्ति जो है सकार पक्ष को न देख करके नकार पक्ष को देख रहा है, या उसके सकार पक्ष को, सकारात्मक पक्ष को झुठलाने की कोशिश कर रहा है। तो सच कभी झुठलाया नहीं जा सकता है, दबाया जा सकता है, उसको ढका जा सकता, मुदा जा सकता है। लेकिन सत्य की शक्ति जब उभरती है ना, तो बहुत बहुत आगे बढ़ जाती है, और फोड़ कर जितनी बचती है सीमाएं सभी का अतिक्रमण करते आगे निकल जाती है। और जो तत्व जो होता है, नकारात्मक तत्व होता है, पराजित होकर देखता था, टुकुर टुकुर देखता रह जाता है, सत्य आगे बढ़ता चला जाता है। ये सत्संधान है। जी जी जी, तो ये जो स्थिति होती है, ये व्यक्ति बहुत आगे ले जाती है। तो आपको जब बताया जाए, समझाया जाए, तो आप आगे बढ़िए। कितने लोग, आप एक कविता लिख कर लेके चले जाइए किसी के पास, वो बताएंगे नहीं बताएंगे, हाँ बहुत पीठ ठोक देंगे, वाह 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 वाह। पत्रिका में उनका लेख छपा हुआ है, आप संपादक हैं, अरे वाह क्या पत्रिका निकाली है आपने, क्या, क्योंकि उनको उनकी लालसा है ना, उनका स्वार्थ है, क्षुद्र स्वार्थ है, संकीर्ण स्वार्थ है कि हम अगर नहीं वाहवाही नहीं करेंगे तो हम नहीं छपेंगे, वो नहीं छापा जाएगा। तो मैं तो जहां भी मंच मिला, चाहे राष्ट्रीय मंच मिला, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला, वैश्विक मंच मिला हो, सच को सच के साथ कहा, निडर होकर कहा, भी को कहा है। और मैं श्रोताओं को, दर्शकों को कहूंगा कि सच को सच की तरफ जीना सीखो, देखना सीखो, समझना सीखो और कहना सीखो। जी जी। अच्छा आचार्य जी, लेखन के क्षेत्र में आप लगातार हैं, लगातार आप लेखन कार्य कर रहे हैं, तो अगर एक बात करी जाए कोरोना काल के पहले के लेखन की और कोरोना काल के बाद के लेखन की, तो दोनों में क्या फर्क सामने आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है परिस्थिति की, जी, पर्यावरण की। मैंने कहा ना, पर्यावरण को मैंने अपना गुरु माना। जी, पर्यावरण विषाक्त है, मन विषाक्त रहेगा, क्योंकि आप वहीं घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो वातावरण विषाक्त है ना। और दूसरी बात, सच क्या है, झूठ क्या है, हम जब देख रहे हैं हमारे अगल बगल लोग कोरोना से मर रहे हैं, ये कोविड विषाणु 19 से उससे लोग मर रहे हैं, ये मन एक भय आएगा, व्यक्त आएगा। जी, अपने लिए नहीं, परिवार के लिए आएगा। हम कल मर जाते तो हमारे परिवार का क्या हुआ? जी जी जी। तो हमको सबसे पहले उस प्राथमिकता को समझना पड़ेगा। फिर लेखन तो गया, लेखन गया। जी, आप पहले अपने को निरापद कीजिए, सुरक्षित कीजिए, स्वस्थ कीजिए। जब मन स्वस्थ नहीं रहेगा, लेखन कहाँ से स्वस्थ होगा? तो विकलित रहेगा, रुग्ण रहेगा। बिल्कुल बेशक। इसलिए तो कोरोना काल में जो भी घटित हुआ है, वो अत्यंत ही दुर्भाग्य तो नहीं कहूंगा, अत्यंत विषादपूर्ण है। जी जी। ये
ये किसी के वश में नहीं है। जी जी। ये परवश बनाने वाली स्थितियां रही हैं, जो कि कोरोना प्रथम, कोरोना द्वितीय, कोरोना तृतीय की भी आज सुनने में आ रही है। तो ये जो स्थितियां हैं व्यक्ति को विषम बना देती है, व्यक्ति को संज्ञाहीन तो नहीं कहूंगा, किन कर्तव्य मूल बना देती है। जी जी जी। कि हम करें क्या न करें। और जो प्राणवायु, ये आपके जो गैस के लिए लोग तड़प रहे थे, दवा के लिए तड़प रहे थे, उचित उपचार के लिए तड़प रहे थे, तो वो उनको देख करके तो वातावरण पूरी तरीके से इतना काल्पनिक हो गया कि लेखन वाला तो हाशिए पे चला गया। जी जी जी। धीरे धीरे करके स्थिति आ रही है कि व्यक्ति कुछ सोच रहा, समझ रहा, लेकिन अंदर ही एक भय है जी कि कब फिर तीसरी लहर आ जाए। क्योंकि दूसरी लहर की संभावनाएं किसी ने समझी नहीं थी, टटोली नहीं थी। उसको प्रथम लहर सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाए। जो किया उसी पैसा प्रहार किया द्वितीय ने कि फिर वो अवर्णनीय है। जी जी जी। तो हमको तृतीय से भी बहुत ही उसके प्रति लगाव रखना पड़ेगा। लगाव इसलिए रखना पड़ेगा कि हमको उसके प्रति जागरूक रहना होगा। जब तक जागरूक नहीं रहेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली है। लेखन वगैरह तो बात की बात है। जी जी। सबसे पहले जीवन रक्षा, जीवन रक्षा है। और ये तो हमारे विषय है ना, कोरोना तो हमारे विषय रहेंगे। जी जी जी। जो लोग मर रहे हैं, आत्मनाद कर रहे हैं, विषय हमारे हैं। जो अभाव में, संक्रमण में है, ये दयाद्र स्थिति में है, दीनता की स्थिति में है, वो हमारे विषय है और लेखन हमारे विषय बन जाते हैं। जी जी। लेकिन कब? जब मन स्वस्थ रहे, तन स्वस्थ रहे और ये पर्यावरण स्वस्थ रहे। जी जी बिल्कुल, यही स्थिति है। विषाक्त स्थिति होती है, मन विषाक्त होगा, क्योंकि पर्यावरण से हम प्रभावित हैं। पर्यावरण हमारा प्रेरक है, उससे हम अलग नहीं हो सकते हैं। जी जी। आचार्य जी, अगर हम फिर से बात करें आपके लेखन की, आपके पुस्तकों की, आपकी रचनाओं की, तो आपकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तकें कौन सी रही हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊं जी, जब मैं लेखन करता हूं लगता है कि हाँ ये सबसे अच्छी पुस्तक है जी, बहुत अच्छी पुस्तक में लिखा जी जी। छपने के बाद देखता अरे नहीं मजा नहीं आया, संतोष नहीं हुआ, फिर आगे और लिखिए जी। कुछ लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि सामान्य हिंदी की कई पुस्तकें लिख डाली हैं जी। उन मूर्खों को सोचना चाहिए कि अगर एक व्यक्ति एक विषय पर कई पुस्तकें लिख रहा है तो कारण भी होते हैं जी जी। परीक्षाएं की प्रवृत्तियां बदलती जाए, परीक्षाओं प्रवृत्तियां बदलती चली जा रही हैं जी। सामान्य हिंदी में प्रश्न पूछने की शैली जो है, प्रश्न करने की शैली अलग होती चली जा रही है, विषय बदलते चले जा रहे हैं जी। साहित्य विषय डाला चला जा रहा है, तो हमें जो पहली पुस्तक लिखे हुए हैं सब संतुष्ट नहीं है जी। विद्यार्थियों का अधिकार नहीं रखना चाहते हैं, हम दूसरी पुस्तक लिखेंगे, तीसरी पुस्तक लिखेंगे, चौथी पुस्तक लिखेंगे, पांचवी पुस्तक लिखेंगे। बिल्कुल। और अब हमारी अब तक मतलब समझ रहा हूँ सबसे अच्छी हमारी पुस्तक ये लग रहा है कि हमारी सबसे अच्छी पुस्तक जी ये होगी, है। लेकिन आप लोग देखिएगा, लेकिन हो सकता है कि इसके प्रति मोह भंग हो जाए जी जी जी। लेकिन अभी लग रहा है सामान्य हिंदी की जितनी पुस्तकें निकली हैं उनमें अच्छी पुस्तकें हैं जी जी। साहित्य की भी है, निबंध की मेरे 11 पुस्तकें हैं जी जी। मीडिया पर मेरी 8 पुस्तकें हैं जी। तो इन पुस्तकें लिखने से नहीं होता है, क्योंकि देखिए समाज जो है आगे बढ़ता चला जाता है जी, चाहे नकारात्मक रूप में हो चाहे सकारात्मक रूप में हो जी जी। तो हम जब पुस्तक लिखेंगे तो हम दोनों का उसमें विवेचन करेंगे। बिल्कुल। साहित्य है, साहित्य अगर अपभाषा का शिकार है तो हम उसको सुभाषा की ओर ले जाएंगे, विकृत का शिकार है वो संस्कृत की ओर ले जाएंगे, विवाद की स्थिति है तो संवाद की ओर ले जाएंगे। तो ये जो स्थिति है हम अपने साहित्य में लाएंगे जी जी। तो साहित्य किस लिए है? समाज के हित के लिए है। तो साहित्य की आवश्यकता क्या है? क्यों पुस्तक लिखा जाए, किसके लिए लिखी जाए जी जी। आप ये पुस्तक लिख रहे होते हैं, पुस्तक प्रणयन कर रहे होते, रचना कर रहे होते हैं, तब सबसे पहले आपका ध्यान होता है कि हम किसके लिए लिख रहे हैं जी जी। उद्देश्य है। रासुई यज्ञ पे सबसे पहले जो कहा गया था कि ये चिड़िया की बाईं आंख, तो जो चमक रही बिंदु चमक रहा है जी जी। इस पर लक्ष्य भेद करना है जी। तो हमको वो दिख रहा है, हम किसके लिए लिख रहे हैं, किस वर्ग के विशेष के लिए, समुदाय विशेष के लिख रहे हैं। जब समुदाय विशेष के लेंगे उसके वातावरण को हम समझेंगे, अध्ययन करेंगे जी जी। फिर लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हवा में लिख दिया, हमने 4 पुस्तकें रख दी, लिखना शुरू कर दिया जी जी। आपको क्षमता होनी चाहिए कि जिस पुस्तक को आपका प्रणयन किया, लेखन किया है,
उस पर कोई प्रश्न करे, उत्तर दीजिए, जी खुल के बताइए कि आपने क्या क्या लिखा, क्या क्या होना चाहिए उसमें, और क्या क्या कमियां हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसको भी बताइए, समझाइए कि इसमें ये कमी, ये कमी, ये कमी, इसको हम इस रूप में और लिखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो मैं ये नहीं मानता वह सबसे अच्छी वाली पुस्तक है, ये हमारी सबसे अच्छी पुस्तक, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी अगर हम ये मान सबसे अच्छी पुस्तक, यहाँ सबसे अच्छी बात आ गई, सर्वोत्तम की स्थिति आ गई, जी तब तुम्हारा पतन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए संतुष्टि का भाव होना चाहिए जी लेकिन परम संतुष्ट का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जीवन है, आपकी आयु जो है बहुत कुछ करना चाहती है, बिल्कुल। तो आप मात्र 10 पुस्तकें, 50 पुस्तकें, 100 तो एक पुस्तक लेके चले जाते हैं। और मैं अभी सफाई काम हो रहा है, मैं देख रहा हूँ पुस्तकें बड़ी यहाँ से वहां से पड़ी हुई है, देख रहा हूँ सब कुछ, कोई उसके प्रति कोई न मोह है, न कुछ, न कुछ कोई भाव आ ही नहीं रहा है। जी मतलब एक उदासीनता कह सकते, उदासीनता का थोड़ा सा उसमें पुट है। हाँ। लेकिन उसमें कोई भाव ही नहीं आ रहा, देख रहा हूँ कुछ लग ही नहीं रहा, हमने कुछ किया है, कुछ किया है। जी जी फिर एक पुस्तक लिखते हैं, घूमने लगता है, अरे वाह मैंने ये लिखी, जी जी और उसी पुस्तक को देखिए तो हजारों शुद्धियां दिखेंगी। जी जी लोक सम्मान मिलता, पुरस्कार मिलता है। अब कथा सम्राट, कहानी सम्राट, साहित्य सम्राट, सम्राट लिखने नहीं आता उनको। जो सम्मान पत्र देते उनको सम्राट नहीं लिखने आता है। समुज्जल भविष्य की कामना करते हैं, समुज्जल लिखने नहीं आता है। तो क्या अपने संस्था का नाम लिखने नहीं आता है? तो क्या मतलब रहा है ये? सही बात है। आप ही गवनिया, आप ही बजनिया, आप ही देखनिया, ये क्या रह गया भाई? ये तो बालू का भित्त है। जी जी एक आंख पड़ जाएगी, भाड़ा करके छितर जाएगा। बिल्कुल। ऐसे साहित्य से काल एक साहित्य लिखिए, साहित्य रचना कीजिए, ये वास्तव में साहित्य हो। बिल्कुल। अन्यथा कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप लिखते रहिए। तो ये जो स्थिति है जी जी व्यक्ति को बहुत आगे ले जाती है। आप अपनी रचना कर्म से कभी संतुष्ट मत होइए। जी जी क्योंकि यह तभी स्थिति बनती है जब आपके अंदर वो भाव पनप रहा होता है कि हमको और कुछ लिखना है, और कुछ लिखना, और कुछ लिखना है। तो जो और कुछ है व्यक्ति को बढ़ता हुआ दिखाता है। तो ये जो वर्तमान स्थिति होती है यूं ही नहीं होती है। जी व्यक्ति आगे बढ़ते रहने की साधना करनी पड़ती है। अब तो ये मेरे साथ समझ लीजिए कि अब इतना साथ लिया है कि 10 दिन बैठिए, मैं पुस्तक में बोल देता, आप लिखिए, बस पुस्तक तैयार होगी 100 पृष्ठों की। जी 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 चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, नाटक हो, चाहे व्यंग्य हो, 10 दिन दारू के साथ मैं कहता हूँ, व्यक्ति 10 दिन बैठे एक पुस्तक तैयार हो जाएगी। जी जी एक उसका धैर्य होना चाहिए जो बैठे। पहले शुद्ध परंपरा हुआ करती थी जी ऋषि काल में। होता क्या था, एक ने सुना दिया, दूसरे ने सुन लिया, फिर तीसरे सुना दिया, चौथे ने सुन लिया। बिल्कुल। पूरा कैसा मात्रा हो जाता था, कंठस्थ हो जाता था। तब कंठ प्रधान साहित्य हुआ करता था। जी जी तो लेखन नहीं होता था। जी तो वो स्थिति पैदा होनी चाहिए। ये तब होता व्यक्ति अपने पूरी तरीके से आग में डाल देता है। जी जी ये चिंता नहीं करता कि मैं बचूंगा न बचूं, डाल दिया हमने, जला जितना जला सकते हो। जी तो ये जब फिर वो व्यक्तित्व कर्तृत्व उभर करके आता है तो समाज को पराजित करने की क्षमता रखता है, संसार को पराजित करने की क्षमता रखता है। जी जी आओ आमने सामने, कितने पानी हो तुम, वो कहने की उसके अंदर शक्ति आती है। जी जी तो ये समाज को इस शक्ति की आवश्यकता है। बिल्कुल। शासकीय प्रताड़नाओं, धमकियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। जी जी आप लिखिए, खुल करके लिखिए। कोई क्या करेगा, जेल में जाएंगे, कारागार में जाएंगे, वहां भी रोटी मिलेगी, रोटियां मिलेंगी, वहां तो और भक्ति शब्द हमारे होंगे। तो ये स्थिति होती है। आप राजाश्रित मत होइए कि हम पुरस्कार के लिखे, अपनी स्थिति बन जाती है। तो ये आप कबीर पे लिख रहे हैं, कबीर पे लिखिए। हाँ 120 पेज का लिख दीजिए, आपको कबीर पुरस्कार मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा। योग्यता नहीं है आपके निजी संस्थान, हिंदी संस्थान, हिंदुस्तानी अकेडमी और कहा पर अधिकारियां बन जाते हैं। आप 10 वाक्य शुद्ध नहीं बोल पाएंगे। जी भाषा भी जो कार्यक्रम होता है, मुझे आश्चर्य होता है कि देश के जो विद्वान जन है जिनको माना जाना जाता है वो भाषा शुद्ध नहीं बोल पाते हैं।
कहाँ श है, कहाँ श है, कहाँ स है। शांत भाषा हर्ष प्रकर्ष, सांत्वना संयम संसार सरोकार। ये जो आंगिक चेष्टाओं से जो हमारे जो वर्ण आते हैं, अक्षर आते हैं, जो व्यक्ति होती है, इसके प्रति हम जागरूक नहीं रहेंगे, सचेत नहीं रहेंगे, क्या अर्थ रह गया है। जी जी। अंग ही हमारे, अंग को हम सम्मान दे रहे हैं, मतलब जो विकलांग हो गए ना, अपंग हो गए ना। जी जी। भाषिक स्तर पर, ये साहित्यिक स्तर पर, रचनात्मक स्तर पर हम अपंग लक्षित होते हैं, परिलक्षित होते हैं। जी जी। इस अपंगता की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। आप सांग होइए, अंग सहित होइए, सांगोपांग स्वयं को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने की क्षमता रखिए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, भय की आवश्यकता नहीं। लिखिए जो मन कहे। जी जी। मन जो होता है शुद्ध होता है। जी जी। तो वास्तव में आप साहित्य लिखने जा रहे हो तो अध्ययन कीजिए, अध्ययन करने के बाद अभ्यास कीजिए। जी। और जिस लक्ष्य को लेकर के आप लेखन कर रहे हो या पठन पाठन कर रहे हो, जी, उस वातावरण को समझने का प्रयास कीजिए, फिर आप आगे बढ़ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। इसी के साथ ये जो भेंट वार्ता का विशेष कार्यक्रम है आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे जी के साथ, इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर से ऐसी एक विशेष शख्सियत के साथ, किसी खास शख्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।